हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। माय सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी टीचर। और बेटा मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपके न्यू बैच दैट इज यकीन नीट 5.0 में। और सबसे बड़ी बात, अगर ये 5.0 है तो समझ लीजिए कि ये आपका एक अल्टीमेट बैच है। अल्टीमेट क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हमें पता है कि आपके नीट के एग्जाम में, फाइनल नीट एग्जाम में बेटा अराउंड आप 6 मंथ मान लीजिए कि भाई हमारे पास 6 महीने हैं। और ये जो 6 महीने हैं ये बहुत ही क्रूशियल मंथ्स हैं। ठीक है, इन 6 महीनों में जो अपनी जी जान से मेहनत कर जाएगा वो जरूर एक सीट जो है पक्का सिक्योर कर लेगा बेटा आपके नीट 2025 के अंदर। ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास। ठीक है, देखो जब हमारा ओरिएंटेशन था तब भी, और मेरे खुद के भी पर्सनली जो मुझे बच्चे मैसेज कर रहे थे सोशल मीडिया पर, क्या मैम ये बैच फॉलो करके हमारा नीट में रैंक आ सकता है। कुछ बच्चे कह रहे थे मैम क्या ये बैच फॉलो करके हम फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट रैंक लाने के लिए आपको बहुत स्टार्टिंग से सोचना होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इस बैच से फर्स्ट रैंक नहीं आ सकता, बट आप खुद सोचिए कि अगर आपकी ऑलरेडी, देखो एक होता है कि बच्चा जीरो से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, जो बच्चा जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसको मैं ये आश्वासन दे सकती हूँ कि अगर आप पूरी मेहनत से, लगन से, ठीक है, मन में ठान कर इस बैच को फॉलो करोगे तो आपका नीट में गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर रैंक पक्का है। तो बेटा देखो, अगर 6 महीने पढ़कर, बहुत मेहनत से पढ़कर अगर तुम डॉक्टर बन जाते हो, एक गवर्नमेंट कॉलेज में अपना रैंक सिक्योर कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी बात कोई हो सकती है। ठीक है, और रही बात रैंक 1 की, या यूं कहिए टॉपर्स की, 10-15, मैं कहती हूँ 100 तक सब टॉपर्स है। ठीक है, तो आप क्यों नहीं हो सकते, आप भी टॉपर हो सकते हैं। देखो जो बच्चा ये पूछ रहा है क्या मैम यहाँ से मैं रैंक 1 ला सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से उसने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। जो जिस बच्चे ने आज तक बुक नहीं खोली वो तो ये नहीं कहेगा कि क्या मैम मैं रैंक 1 ला सकता हूँ। ठीक है, देखो तुम्हें खुद को पता है ना कि तुम कितने पानी में और कितने पानी से बाहर हो। ठीक है, तो अगर तुम मान लो कि ये हाफ लेवल है, तुम्हारी हाफ बॉडी पानी के अंदर है, हाफ बाहर है, मतलब हाफ बाहर का मतलब है भाई तुम्हें कुछ आता है, और जितनी बॉडी पानी के अंदर है उसको हम बाहर निकाल देंगे तो तुम रैंक 1 ला सकते हो। लेकिन तुम ये कहो कि मैं, हम तो बिल्कुल डूबे हुए हैं, है ना, अब हमारा रैंक 1 दिला दो, तो बेटा डूबे हुए को हम बाहर जरूर निकाल देंगे, लेकिन रैंक 1 की गारंटी नहीं होती। और मेरा मानना हमेशा ये है, एक बार जब आप मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलते हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, ठीक है, जब आप मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलते हो बेटा, तो आपसे, आप कभी अपने पेशेंट, मान लो आप पेशेंट हो, मान लो, ठीक है, आपके घर में कभी कोई बीमार हुआ हो, आप बीमार हुए हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, गए, ठीक है, आप डॉक्टर से जाके क्या कहोगे, पहले मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट रैंक आया था, सेकंड आया था, या तुम ये पूछोगे डॉक्टर साहब ये बताओ, मैं आपसे ट्रीटमेंट तो करा लूंगा, पहले आप मुझे ये बताओ कि जब आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आपका उसमें कौन सा रैंक आया था, अगर अच्छा रैंक था तभी मैं आपसे ट्रीटमेंट कराऊंगा, वरना टाटा बाय बाय। ये तो नहीं कहते ना बेटा। डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, डॉक्टर का नाम है, तुम्हें पता है कि उसने मुझे कहा था ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है, किसी को नहीं पता उस डॉक्टर का रैंक क्या आया। आपकी काबिलियत जो है वो आपकी प्रशंसा करती है बेटा। ठीक है, कोई आपका रैंक रैंक एक बार आप कॉलेज में चले गए, बस वो उसी टाइम का माहौल है, ओहो रैंक 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेकिन आप जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए, सारे गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे होते हैं, बस आपको वहां जाकर भी अच्छे से पढ़ना है और एक काबिल डॉक्टर बनना है। ठीक है, सो रैंक के पीछे मत भागो, डॉक्टर बनने के पीछे भागो। ठीक है, हाँ मैं, चलो रैंक के पीछे भी भाग सकते हो कि तुम्हारी बहुत ही बढ़िया प्रेपरेशन है, उसको और रिफाइन करते रहो और अच्छा रैंक आता रहेगा। लेकिन जिस बच्चे को लगता है कि क्या मैं इन 6 महीनों में डॉक्टर बन सकता हूँ, तो हाँ बेटा बिल्कुल बन सकते हो, बस तुम्हारे अंदर वो जुनून, वो हौसला होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको करवा रही हूँ प्लीज उतना कर लो, वैसे ही कर लो, हर रोज का काम हर रोज कर लो, मोर देन एनफ है, एडमिशन हो जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन तुम्हें पढ़ना है, ये मत कह देना जब रिजल्ट आए मैम आपने कहा था मैं आपके बैच का हूँ, आपने कहा था एडमिशन हो जाएगा, मेरा तो नहीं हुआ। ठीक है, सो अब देखो मैं तुम्हारे घर आके तो नहीं देख रही तुमने कितना पढ़ा, सीधी सी बात है।
तो बेटा खुद पे पहले तो खुद पे विश्वास रखो। जो टाइम चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। ये सत्य है, एक कटु सत्य है कि जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो उस चीज को पलट के देखने से, उस पर पछताने से कुछ नहीं होने वाला। बेटर है जो टाइम अभी तुम्हारे हाथ में है उसे यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ज्यादा नहीं सोचना है क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा, क्या मेरा ये रैंक आ जाएगा, नहीं। हमारा फोकस सिर्फ इस चीज पर होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है और उसको बार बार रिवाइज करना है, ताकि पेपर के टाइम पे मैं फंबल ना करूं, मैं बहुत बढ़िया से पेपर देकर आऊं। साथ साथ में इस बैच के साथ बेटा आपको बहुत सारे टेस्ट मिले हैं। प्लीज कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करेगा। हो सकता है जिस दिन आपका टेस्ट हो, मान लो कि एक दिन आपकी फिजिक्स की तैयारी नहीं है या केमिस्ट्री थोड़ी वीक लग रही है, यार अच्छे से तैयारी नहीं हुई, टेस्ट दूं या ना दूं, मन में आता है ये, यार तैयारी तो है नहीं, टेस्ट दे के क्या करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, टेस्ट दो, ठीक है। वहां पे टेस्ट पे आपको पता चलेगा कि आपको किस टाइप से प्रेपरेशन करनी है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उस स्ट्रेस को हैंडल करना है। आपको पता चलता है कि अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, पढ़ने में मुझे टाइम लग रहा है, तो अभी के लिए मैं इसे स्किप करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं। ये चीजें आपको बार बार टेस्ट देने से ही आएंगी। डायरेक्ट पेपर में जाके बैठ जाओ और हर एक क्वेश्चन पे इतना इतना टाइम लगा दो बेटा, सिर्फ वेस्टेज है। लास्ट में पता चलेगा टाइम निकल गया आपका, तो इतना सारा क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है। तो चाहे आपकी प्रेपरेशन हो चाहे ना हो, सबको टेस्ट रेगुलरली देना है। टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस जरूर करनी है, ठीक है। और टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहूंगी, गाइड करती रहूंगी। अगर किसी को कहीं पे भी कैसी भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट कर देना कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पढ़ने में ऐसे दिक्कत आ रही है, या मेरा शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, मैं कैसे पढूं, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहा, कुछ भी दिक्कत आए बेटा तो मैं हूं ना। मुझे आपको बस कहना है, कुछ भी जितना मेरे बस में हो सकेगा उतना मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ज़ूलॉजी। आपको पता है सबसे पहले हम करेंगे आपकी 11th क्लास की ज़ूलॉजी। और जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं बेटा, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले आप यहां लिखिए आउटलाइन ऑफ चैप्टर। पहले आपको हर चैप्टर का पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। आउटलाइन ऑफ चैप्टर, अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो यहां आप पढ़ने वाले हैं टिश्यूज के बारे में, ठीक है। यहाँ आप पढ़ने वाले हैं बेटा टिश्यूज के बारे में। 4 टिश्यू आप पढ़ेंगे यहाँ पे। कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द न्यूरल टिश्यू। ये 4 टाइप के मेन टिश्यूज होते हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके अलावा बेटा यहाँ पर हम पढ़ेंगे अबाउट फ्रॉग, और फिर हम पढ़ेंगे बेटा अबाउट दी कॉकरोच। फ्रॉग और कॉकरोच, ठीक है। अभी आपको पता है एनटीए ने सिलेबस में कुछ हेर फेर कर दी थी, तो उस हेर फेर के हिसाब से एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स हैं बेटा, उनके अंदर ये टिश्यू डिलीटेड है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो डिलीटेड है। उसके अंदर आपको सिर्फ फ्रॉग दिया हुआ है, कॉकरोच भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये है आपका एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस। लेकिन एनटीए ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई तुम्हें टिश्यू भी करना है, क्योंकि अभी जो 2024 का पेपर आया था उससे पहले ही ये सारी चिक हुई थी, ये नहीं करना वो नहीं करना। बट पेपर में टिश्यू से क्वेश्चन आया बेटा, पेपर में फ्रॉग कॉकरोच दोनों से क्वेश्चन आया। तो आपको ये सब करना है, जो मैंने यहाँ लिखा है ये सब करना है। कोई नहीं पूछेगा कि मैम ये करना है, बुक में तो नहीं है, नहीं बुक में तो कट हो गया बेटा, हो गया हमारे पास पुरानी बुक है ना, तुम्हें ये करना है। और अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा रही हूं इसलिए करना है। और यहां से क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। आप जो ह्यूमन फिजियोलॉजी करते हैं उसका बेस भी यही चैप्टर बनाता है, ठीक है बेटा। क्लियर है ये बात? चलिए अब बात आती है इस चैप्टर की। देखो एक सिंपल सी बात है बेटा, हमारा जब जन्म होता है, या यूं कहिए जब हमारा इस दुनिया में जन्म भी नहीं हुआ, जब पता लगता है हमारे पेरेंट्स को कि हम होने वाले हैं,
तब हम कितने सेल के होते हैं, या यूं कहिए कि जो हमारी लाइफ है वो कितने सेल से स्टार्ट हुई थी, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। बताओ भाई, हमारी लाइफ कितने सेल से स्टार्ट हुई थी बेटा, बताओ जरा, पता है किसी को? सिंगल सेल से। पता है ना, हमारी जो जिंदगी है वो एक सेल से स्टार्ट हुई और उसके बाद हमारी बॉडी बन गई बिलियन ऑफ सेल्स की। कैसे? देखो बेटा, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स। मेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं बेटा? स्पर्म। फीमेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? एग। और ये दोनों ही क्या होते हैं? हैप्लॉइड। हाँ जी, हैप्लॉइड का मतलब पता है? एक एक टर्म होती है हैप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड। हाँ भाई, पता है कि नहीं? बताओ। देखो, डिप्लॉइड का मतलब है बेटा 2n। ह्यूमंस की बात करें तो इस 2n का मतलब है टोटल 46 क्रोमोसोम। हैप्लॉइड का मतलब है बेटा हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज n, 23 क्रोमोसोम। ठीक है, देखो एक मैं अभी तुम्हें इतनी बेसिक चीजें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को कितना आता है या तुम लोग कितने पानी में हो। तो मैं अपने हिसाब से पूरा बेसिक तुम्हें क्लियर कर रही हूँ, ताकि तुम्हें कभी भी, क्योंकि ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पे पहुंचेंगे इनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो बेटा डिप्लॉइड का मतलब है 2n, पूरे क्रोमोसोम आपकी बॉडी में जितने हैं। हैप्लॉइड का मतलब है हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो गैमेट बनते हैं, गैमेट क्या होते हैं? स्पर्म्स और एग, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? गैमेट कहते हैं। दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 23, ताकि जब ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएं, फ्यूज कर जाएं, या जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन जब हो, तो ये स्पर्म और एग के मिलने से बेटा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, बट इसके पास यहाँ का एन, यहाँ का एन, दोनों का एन आया, और ये क्या है? डिप्लॉयड है। इट इज डिप्लॉयड। ठीक है, सो जब हमारा ये तय हो गया कि हम इस धरती पर आने वाले हैं, तो बेटा हमारा जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट था वो था ये जाइगोट, जो कि एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। सिंगल सेल्ड, या यूं कहिए इट इज यूनिसेल्यूलर। तो हमारी लाइफ यहां से स्टार्ट हुई। अब इस सेल के अंदर बहुत फटाफट से डिवीजन होंगी। कैसी? माइटोटिक डिवीजन, जिसे हम आगे जब और थोड़ा थोरो करेंगे इसको, तब हम पढ़ेंगे। इस माइटोटिक डिवीजन को कहा जाता है क्लीवेज। क्या कहा जाता है बेटा? क्लीवेज। जब बहुत जल्दी 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 माइटोटिक डिवीजन हो, सेल डिवीजन हो, तो उसे कहा जाता है क्लीवेज, जो हमें देखने को मिलती है एक जाइगोट के अंदर। तो ये जाइगोट जो एक यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है बेटा, ये डिवाइड करेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरीके से बहुत सारे सेल जो हैं वो बनते जाएंगे। ठीक है बेटा, ये बहुत सारे सेल बन गए। इट इज अ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ये क्या है बेटा? एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। पूरा हम नहीं कर रहे अभी कि भाई 1 से 2 सेल बना, 2 सेल स्टेज, 4, 8, ब्लास्टूला क्या है, ये सब नहीं कर रहे अभी। आप जस्ट समझेंगे बेसिक चीज, डिटेल में करेंगे, बट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी आपको क्या समझना है? हमारी जिंदगी इस एक सेल से स्टार्ट हुई। इस एक सेल ने बहुत ज्यादा डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बना। अब ये जो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ के सेल्स जो हैं वो अरेंज होंगे। सेल्स, सिंपली बिल्कुल बेसिक सा लिखेंगे आप, सेल्स गेट अरेंज्ड। यहाँ पे सेल्स बेटा अरेंज होंगे। देखो,
arranged into 3 germ layers. ये जो सेल्स हैं बेटा ये अरेंज हो जाएंगे और यहां से आपको 3 जर्म लेयर मिलेंगी. कौन सी होती हैं जर्म लेयर? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे बेटा एंडोडर्म. ठीक है, ये जो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है बेटा यहाँ के सेल्स अरेंज होंगे. ठीक है, और ये अरेंज होकर 3 जर्म लेयर बना देंगे. दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. अब ये 3 जर्म लेयर ही हैं जिससे आपकी बॉडी में सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन सिस्टम बनेंगे. ये बात आप याद रखेंगे. तो चाहे कोई भी एनिमल हो, उसका जो जन्म है वो एक सेल से स्टार्ट होता है, फिर बहुत सारे सेल्स उससे बनते हैं और फिर कहीं जाके उसकी पूरी बॉडी बनती है. अब यहां से ये जर्म लेयर कैसे बनी, क्यों बनी, क्या हुआ, ये सब हम करेंगे बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में. अभी मैं आपको सिर्फ एक बेसिक चीज बता रही हूं कि हर एक एनिमल की बॉडी एक सिंगल सेल से ही बननी शुरू होती है. ठीक है, तो इस हिसाब से हम एनिमल्स को या हम ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं. जैसे कि हमारी इस चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ कहता है कि बेटा ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 2 टाइप के हैं. एक होते हैं यूनिसेल्यूलर, एक होते हैं बेटा मल्टी सेल्यूलर. वन इज यूनिसेल्यूलर, अनदर इज मल्टी सेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या है? सिंगल सेल. इनकी बॉडी बेटा एक ही सेल से बनी है. सिंगल सेल परफॉर्मिंग all the functions like respiration, digestion, reproduction, etc. ठीक है, एनिमल जो है, ऑर्गेनिज्म जो है एक ही सेल से बना. भाई एक सेल है, जैसे आप बैक्टीरिया पढ़ते हो बेटा, एक सेल है और वो एक सेल सारे काम कर रहा है, सारे काम वही सेल कर रहा है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर. दूसरा होता है बेटा मल्टी सेल्यूलर. मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या है? बहुत सारे सेल्स हैं. मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या है बेटा? बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं. ठीक है, मल्टीपल सेल्स. ठीक है, मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या है? मल्टी मतलब ज्यादा, सेल्यूलर मतलब बहुत सारे. ठीक है, मल्टीपल सेल्स हैं एंड डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय different cells, tissues, organs and organ system. बेटा यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, तो बहुत सारे सेल्स जो एक जैसे सेल थे वो साथ में आ गए, टिश्यू बना दिया, टिश्यू से ऑर्गन बन गया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया. तो ये सब मिलकर अपना अपना काम कर रहे हैं. तो यहाँ बेसिकली हमें देखने को मिलती है डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ? वहां एक ही सेल था, वो एक सेल बेचारा रेस्पिरेशन भी कर रहा था, डाइजेशन भी कर रहा था, रिप्रोडक्शन भी कर रहा था. बहुत ही दुख है उसकी जिंदगी में. तो लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बेटा बहुत सारे सेल है. मैंने बताया ह्यूमन बॉडी में बिलियन ऑफ सेल हैं. जो सेम सेल थे वो साथ आ गए, उन्होंने टिश्यू बना दिया. ठीक है, टिश्यूज जो हैं उन्होंने मिलकर ऑर्गन बनाया, ऑर्गन्स ने मिलकर बेटा ऑर्गन सिस्टम बनाया. और ये सब हर किसी ने अपना अपना फंक्शन डिवाइड कर लिया. जैसे एक ऑर्गन बन गया हार्ट, वो कहता मैं पूरी बॉडी को ब्लड पंप करूंगा. एक ऑर्गन बना किडनी, वो कहता मैं सारे ब्लड को
फिल्टर करूंगा, ठीक है। एक आपका बन गया आपका जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो कहता है जो तुम खा रहे हो उसे मैं अच्छे से डाइजेस्ट करूंगा। तो यहाँ हमारी बॉडी में या डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन बने और उन सब ने अपना काम डिवाइड कर लिया, तो देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। बट यहाँ पे कोई डिवीजन देखने को नहीं मिलती, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है बेटा सभी को? क्या ये बात क्लियर है? क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम बेसिकली क्या कहते हैं बेटा कि सबसे पहले होता है एक सिंगल सेल, सेल से बनता है भाई टिश्यू, जब टिश्यूज मिलते हैं तब बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है बेटा ऑर्गन सिस्टम, और सब ऑर्गन सिस्टम मिलाकर क्या बना देते हैं, आपकी बॉडी बना देते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जो हमारा बेसिक कंसंट्रेशन रहेगा दैट विल बी ऑन द टिश्यू, दैट विल बी ऑन द टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू की एक अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहूं तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू है बेटा इट इज द ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with the intercellular matrix मैट्रिक्स, या आप इसे लिख सकते हो सब्सटेंस, along with the intercellular matrix or the substance performing a specific function, performing a specific function। बेटा एक जैसे बहुत सारे सेल एक साथ आ गए, देखिए देखो बहुत सारे सिमिलर सेल एक साथ आए और एक दूसरे से जुड़ाने के लिए या एक दूसरे से जुड़ने के लिए इन सब के बीच में एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। दिस इज इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, और ये हैं बेटा दीज आर द सेल्स। तो दिस सेल प्लस इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, इसी को क्या कहा जाता है, टिश्यू, इसी को क्या कहा जाता है, टिश्यू, ठीक है। सो टिश्यू का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे एक जैसे सेल एक साथ आ जाएं ग्रुप के अंदर और इन सेल्स को आपस में जोड़ के रखने के लिए बेटा कुछ गम प्रेजेंट है। जैसे हम चिपकाते हैं ना, एक पेज को दूसरे पेज से चिपकाना है तो हम किसका यूज करते हैं, ग्लू का यूज करते हैं। वैसे ही इन सब सेल्स को एक साथ में जोड़ के रखने के लिए यहाँ पर जो ग्लू है उसे कहा जाता है इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with the intercellular matrix performing a specific function, उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। इन सेल्स की जो सेल्स होते हैं टिश्यू के अंदर उनकी खास बात है, पॉइंट लिख लेंगे आप, सेल्स इन टिश्यू हैव similar structure, function and origin, and origin। बेटा अगर मैं एक टिश्यू की बात कर रही हूं, ठीक है, सो उसके अंदर सब सेल्स का एक जैसा स्ट्रक्चर होगा, एक ही वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे और एक ही ओरिजिन होगा। ओरिजिन मतलब वो किससे अराइज किए हैं, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से या मीजोडर्म से। हाँ जी,
क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है बेटा? बोलो बोलो बोलो, सबको क्लियर यहाँ तक? चलो देखो, मैंने तुम्हें 3 जर्म लेयर के बारे में बताया, ठीक है। अब ये जो 3 जर्म लेयर है उसका मैं एक तुम्हें ना आज एक बेसिक सी चीज बता रही हूँ, ठीक है, कि हमारी बॉडी को अगर हम देखें तो हम इन जर्म लेयर को कैसे कह सकते हैं कि ये जर्म लेयर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। और एक वर्ड आप बहुत बार पढ़ते हैं बेटा, दैट इज बॉडी कैविटी, या जिसे हम सिलोम भी कहते हैं। तो प्लीज ये यहीं पर समझ लो, क्योंकि बार बार ये वर्ड यूज होता है और बच्चा को क्लियर ही नहीं होता मैम सिलोम क्या है, मैम सिलोम क्या है। समझेंगे इस चीज को। देखो बिल्कुल मैं तुम्हें बेसिक बेसिक चीज बता रही हूँ कि भाई टिश्यू क्या है, सिलोम क्या है, फिर जाकर हम कहीं ये 4 टाइप के टिश्यू एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो समझो, मान लो कि ये तुम हो, ये तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारी आईब्रो, ये तुम्हारा नोज और ये तुम्हारा मुंह है बिल्कुल हंसता हुआ इसे, और ये तुम्हारे बेटा हेयर हैं, सलमान खान जैसे बीच का कट ले लो, ठीक है, ये तुम हो, ठीक। ये तुम्हारी नेक है, ये तुम्हारी बॉडी है। अब तुम कहोगे क्या मैम हम इतने प्यारे दिखते हैं? बिल्कुल, इससे भी ज्यादा प्यारे दिखते हो, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये तुम्हारा माउथ सा, माउथ से लेकर तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो दिस इज द जीआई ट्रैक्ट। जीआई की फुल फॉर्म आती है सबको? आती है? नहीं आती तो लिख लो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। लिखूं क्या? आती होगी इतनी तो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है भाई। ये तुम्हारा जीआई ट्रैक्ट है, तुम्हारे माउथ से स्टार्ट होगा बेटा। यहाँ पे जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज एनस, यहाँ है तुम्हारा माउथ, माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक क्या है तुम्हारा? जीआई ट्रैक्ट है। चलिए ठीक है, ये अच्छा तुम्हारे हाथ तो रह ही गए, रुको भाई, ये हमारे हाथ हो गए, ठीक है। चलिए अब बेटा एक चीज समझेंगे, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, बाहर पूरी जो कवरिंग है वो किससे बनी है? कौन किससे बनी है? दैट इज एपिथेलियम। लेकिन कौन सी जर्म लेयर से बनी है? एक्टोडर्म, ठीक है। सो यहाँ पर आप ये सेल्स बना देंगे और ये सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक्टोडर्म, ठीक है। बिल्कुल बॉडी की जो कवरिंग है वो किससे बनी? एक्टोडर्म, ठीक है बेटा। किससे अराइज हुई है? एक्टोडर्म से, ठीक है। अब ये जो जीआई ट्रैक्ट है, जीआई ट्रैक्ट के अराउंड जो सेल्स हैं बेटा दैट इज एंडोडर्म, दैट इज एंडोडर्म। तो ये है आपकी एंडोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म, मतलब सबसे बाहर वाली एक्टो, सबसे अंदर जीआई ट्रैक्ट के अराउंड एंडो, ठीक है। और ये आपको खाली जगह दिख रही है, ये आपको खाली जगह दिख रही है बेटा, ये क्या है? कैविटी। ये क्या है? कैविटी। और इस कैविटी के चारों साइड पर जो लेयर है दैट इज मीजोडर्म, दैट इज मीजोडर्म, ठीक है बेटा। दिस इज मीजोडर्म, ठीक है। और ये जो कैविटी है यहाँ पर आपके सारे ऑर्गन प्रेजेंट है बेटा, सारे ऑर्गन आपके इसी बॉडी कैविटी या जिसे कहा जाता है सिलोम, सिलोम कह लो, बॉडी कैविटी कह लो, एक ही बात है, मैं लिख देती हूँ कंफ्यूज नहीं होना। बॉडी कैविटी और सिलोम। तो एक बॉडी कैविटी या सिलोम क्या है बेटा? एक ऐसी कैविटी जिसके चारों साइड पर क्या है? मीजोडर्म की लेयर है,
तभी उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी या सिलोम कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, बॉडी कैविटी या सिलोम। तो याद रखेंगे सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एक्टोडर्म, जीआई ट्रैक्ट के अराउंड जो लेयर है दैट इज एंडोडर्म, और ये जो कैविटी बन गई है, कैविटी को सराउंड करने वाली चारों तरफ से जो लेयर है उसे कहा जाता है मेसोडर्म। या आप एक तरीके से बोल सकते हैं एक ऐसी बॉडी कैविटी जिसके चारों तरफ मेसोडर्म की लाइनिंग हो उसे हम कहते हैं ट्रू बॉडी कैविटी या ट्रू सिलोम। हाँ जी, अब ये याद रखोगे आप, दिस इज द बॉडी कैविटी, ये है आपकी बॉडी की लाइनिंग बाहर वाली। क्लियर है ये बात, क्लियर? ये डायग्राम बना लो, बहुत काम आने वाला है, फटाफट से बना दो इस डायग्राम को। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा एनिमल टिश्यू। यहां से आपका पूरा एक प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। लिखेंगे एनिमल टिश्यू। सबसे पहली लाइन आप लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। एक सेल का स्ट्रक्चर वेरी करता है बेटा इस बात पर कि वो सेल काम क्या कर रहा है। ठीक है, जिस सेल ने जो काम करना है उसी हिसाब से उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम, क्योंकि ये सेल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो हमारी बॉडी में जितने भी ये सेल्स हैं ऑफ कोर्स ये मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। तो इन सेल्स को जिन्होंने मिलकर टिश्यू बनाया है बेटा, तो इस टिश्यू को हम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन हमारी बॉडी के टिश्यू को या एनिमल बॉडी के टिश्यू को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वी हैव, या यूं लिखिए एनिमल बॉडी, अरे यार have 4 type of tissues। एनिमल बॉडी के पास बेटा 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड आप लिखेंगे मस्क्यूलर टिश्यू, एंड फोर्थ आप लिख सकते हैं बेटा न्यूरल टिश्यू। ठीक है, हमारी बॉडी में बेटा डिफरेंट सेल्स हैं और इन सेल्स ने अपने काम के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया है। तो इसी हिसाब से हमने क्या किया, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ऑफ कोर्स ये सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो एक एनिमल बॉडी में मेनली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड न्यूरल। सो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, एनिमल बॉडी में अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन कितने टाइप के टिश्यू है भाई, 4। एपिथेलियल, साथ में बोलेंगे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर, न्यूरल। अब आपसे कोई पूछे अच्छा मैम 4 टिश्यू हैं, इनमें से सबसे ज्यादा टिश्यू कौन सा है आपकी बॉडी में, तो वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है जो है बेटा, इट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू। इट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक और अच्छी सी प्यारी सी बात बताती हूँ तुम्हें मैं। देखो ये तो मैंने टिश्यू की बात कर ली, अब हमारी बॉडी में तो ऑर्गन भी हैं। ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन कैसे बनता है, जब टिश्यूज कंबाइन करते हैं, कौन से,
सारे के सारे, ठीक है। जैसे हम एक ऑर्गन की बात कर लेते हैं, मान लीजिए बेटा हम स्टमक की बात कर लेते हैं। स्टमक है ना आपके पास, स्टमक विच इज एन ऑर्गन। बेटा स्टमक वही ऑर्गन है जहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है। सो स्टमक की बात करूं बेटा, तो एक स्टमक है जिसके अंदर आपको चारों टिश्यू दिखते हैं, 4 टाइप ऑफ टिश्यूज, 4 टाइप ऑफ टिश्यू दिखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू भी दिखेगा, ठीक है, कनेक्टिव भी दिखेगा, मस्क्यूलर भी दिखेगा और न्यूरल भी दिखेगा, ठीक है बेटा। जब हम एक टिश्यू की वॉल है, जो टिश्यू की वॉल होती है ना, देखो ये है स्टमक, दिस इज दी जे शेप ऑर्गन, इस तरीके का होगा, ठीक है। ये आपका स्टमक है बेटा। इस स्टमक की ये जो वॉल है, इसका जब आप सेक्शन लेंगे तब वहां पर आपको ये चारों टाइप के टिश्यूज दिख जाएंगे, दैट इज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड न्यूरल। तो एक ऑर्गन के अंदर आपको चारों टाइप के टिश्यू दिखते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ये है ऑर्गन। अगर मैं बात करती हूं ऑर्गन सिस्टम की, अगर मैं बात करती हूं बेटा ऑर्गन सिस्टम की, ऑर्गन सिस्टम का मतलब है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है? स्टमक, स्टमक से क्या आता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन से बाद में आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लीवर की भी सिक्रीशन आती है, पैनक्रियाज की भी सिक्रीशन आती हैं। तो ये सब ऑर्गन आपस में जुड़ गए और इन्होंने बोला कि हमारा काम है फूड को डाइजेस्ट करना, फिर उसे एब्जॉर्ब करना और उसे पूरी बॉडी को पहुंचाना, उसका फेट डिसाइड करना। तो जब बहुत सारे सिस्टम या बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक काम को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। क्या बनाएंगे बेटा? ऑर्गन सिस्टम। जैसे इन सब को, इन सब का बेटा मिलकर काम क्या है? फूड का डाइजेशन करना। ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? डाइजेशन ऑफ, क्या कर रहे हैं बेटा? डाइजेशन ऑफ। हाँ जी, क्या ये बात हमें क्लियर है कि ऑर्गन क्या है और ऑर्गन सिस्टम क्या है? ठीक है। सो अभी तक हमने क्या किया कि एक सेल क्या होता है, ठीक है, सेल बनता कैसे है, ठीक है, फिर उसके बाद सेल से टिश्यू कैसे बनता है, ठीक है बेटा, सेल से टिश्यू कैसे बनता है। बहुत सारे एक जैसे सेल आएंगे, जुड़ेंगे, किसकी हेल्प से जुड़ेंगे? इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स की हेल्प से जुड़ेंगे, जुड़कर क्या बना देंगे? टिश्यू बना देंगे। जब डिफरेंट टिश्यू मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? ऑर्गन बना देते हैं। जैसे स्टमक के अंदर हमें देखने को मिलते हैं चारों टाइप के टिश्यूज, तो इन सब ने मिलकर क्या बना दिया? एक ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं एक किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, जैसे यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो ये क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। आई होप अब इस चीज में किसी को भी कोई डिफिकल्टी या कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो। क्लियर है? क्लियर? चलें आगे। चलिए, तो हमने बोला बेटा कि 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। 4 टाइप के टिश्यू हैं, कहाँ गए हमारे? ये रहे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर
एपिथेलियल टिश्यू, सबसे पहले यहां लिखेंगे बेटा आप एपिथेलियल टिश्यू, या सिंपली आप इसको कह सकते हैं एपिथीलियम, या आप कह सकते हैं एपिथीलिया। एपिथीलिया इज बेसिकली अ प्लूरल वर्ड, ये प्लूरल वर्ड, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथीलियम कह लो या एपिथीलिया कह लो, एक ही बात है। इस टिश्यू को हम कहते हैं दिस इज द कवरिंग और लाइनिंग टिश्यू which faces either the environment or body fluid, which faces either the environment or body fluid। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहां पर कवरिंग, लाइनिंग, दो इंपॉर्टेंट टर्म बेटा, कवरिंग एंड द लाइनिंग। सबसे पहले बात करेंगे कवरिंग। कवरिंग क्या होता है? कवरिंग मतलब किसी चीज को कवर करना, मतलब किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। जैसे हम अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी बॉडी को कवर कर देते हैं कपड़ों से, करते हैं कि नहीं? करते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी खुद की, देखो इसको किसी की जरूरत नहीं है, हमारी खुद की बॉडी अब हमको प्रोटेक्ट करने के लिए कवर कर देती है स्किन से, है कि नहीं? सबकी बॉडी पे स्किन है कि नहीं भाई? है, बिल्कुल है। तो ये स्किन क्या है? स्किन इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्या काम है इसका? हमारी बॉडी को कवर कर रही है। क्यों कर रही है कवर? देखो आपके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है, आप बेटा जहां पर भी बैठे हो, जहां पर भी खड़े हो, जहां पर भी सो रहे हो, हर जगह एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी खतरनाक भी हो सकती हैं हमारे लिए, ठीक है। बहुत सारे जर्म्स हैं, आपको पता है कितने तो स्पोर्स उड़ते रहते हैं, कितने जर्म्स हैं हमारे आसपास, हमारे अराउंड जो एयर है। तो भाई वो जर्म्स हमारी स्किन से अगर मान लो एंटर करना शुरू कर दे बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बेचारा किस किस से लड़ेगा? वो तो थक जाएगा, थकेगा कि नहीं? थक जाएगा ना बेटा। इसीलिए हमारी बॉडी ने क्या बना दिया? एक बैरियर बना दिया, एक कवरिंग बना दी, जिससे ये जो इतने सारे बाहर जर्म्स हैं वो बॉडी में एंटर ना करे। तो एक कवरिंग दे दी गई हमें, एंड दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू जो है आपकी अभी जो फिलहाल है, दैट इज योर स्किन, ठीक है। सो एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है? एक तो आपकी कवरिंग करती है, दूसरा है लाइनिंग। लाइनिंग का मतलब क्या है? लाइनिंग का मतलब ये है, मान लो ये आपकी इंटेस्टाइन है बेटा, ये हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, ये भी किस चीज से बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। तो ये एक ट्यूब थी, ट्यूब को अंदर से लाइन करने के लिए जो टिश्यू है दैट इज ऑल्सो द एपिथेलियल टिश्यू। तो हमें समझ आ गया कवरिंग, हमें समझ आ गया लाइनिंग, ठीक है। कवरिंग का मतलब जो एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है, हमारी ये कवर, हमारी स्किन किसको फेस कर रही है बेटा? एनवायरनमेंट को। ऐसे ही हमारी इंटेस्टाइन अंदर पूरी बॉडी में क्या है? सारे फ्लूइड्स हैं, तो बॉडी फ्लूइड को भी फेस कर रही है, ठीक है। क्लियर है ये डेफिनेशन सभी को? क्या ये डेफिनेशन सभी को क्लियर है भाई? ठीक है, तो फिर से पढ़ लेंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? इट इज कवरिंग और द लाइनिंग टिश्यू which faces either the environment or the body fluid, ठीक है। चलिए ओरिजिन की बात कर लेते हैं। देखो हर एक टिश्यू का अपना एक ओरिजिन है, ठीक है। हर एक टिश्यू का बेटा अपना एक ओरिजिन है। जैसे मैं बात कर लूं मस्कुलर टिश्यू की, मतलब आप हमारी बॉडी में जितनी भी मसल हैं वो किसी ना किसी जर्म लेयर से बनी है। देखो 3 जर्म लेयर तुम्हें बताई मैंने, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म।
ये तीनों जर्म लेयर ही रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी पूरी बॉडी को बनाने में। आपकी कोई चीज एक्टोडर्म से बनी है, कोई एंडोडर्म से, कोई मीजोडर्म से। जैसे मैं पूरी बॉडी में मसल है, मसल, सारी मसल बेटा मीजोडर्म से बनी है। आपकी बॉडी में नर्व्स हैं, नर्व्स, ठीक है, नर्व्स किससे बने हैं? एक्टोडर्म से बना है। ये फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड, ये इनसे ही बनते हैं, ठीक है। सो एपिथेलियल टिश्यू कौन सी जर्म लेयर से बना है? बताओ बताओ बताओ, नहीं पता? देखो, एपिथेलियल टिश्यू बेटा एक ऐसा इकलौता टिश्यू है जो कहता है मैं तीनों जर्म लेयर से बन सकता हूं, ठीक है। सो एपिथेलियल टिश्यू जो है बेटा, इट अराइजेस फ्रॉम ऑल द 3 जर्म लेयर्स। जैसे बेटा ये है आपका एक्टोडर्म, लिखो, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूं कि कहां पर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू कौन सी जर्म लेयर से बना है। अगर हम बात करते हैं एक्टोडर्मल टिश्यू की, तो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्किन, बेटा आपका जो स्किन के अंदर जो एपिथेलियम है वो किससे, कौन सी वाली जर्म लेयर से बनती है? एक्टोडर्म से। मीजोडर्म की अगर मैं बात करूं तो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, आपकी बॉडी में ब्लड वेसल हैं कि नहीं? आर्टरी, वेन सब हैं। तो वो जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है वहां पर जो एपिथेलियल टिश्यू है वो किससे बना है? मीजोडर्म से। देन एंडोडर्म की बात करें तो लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बेटा अभी मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन बनाई थी, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो आपको एपिथेलियल टिश्यू दिखता है वो कौन सी जर्म लेयर से बना है? वो बना है एंडोडर्म से। किससे बना है भाई? एंडोडर्म से। क्या ये बात क्लियर है बेटा? सो मैंने क्या बोला था आपको कि जो हमारा, देखो ये लिख लो, ये लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक बेस है, आपको पता होना चाहिए। जब मैं कह रही हूं कि एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो एक्टोडर्म से भी बन सकता है, एंडोडर्म से भी, मीजोडर्म से भी, तो ये एक स्वाभाविक बात है कि आपके माइंड में ये बात जरूर आएगी, मैम ऐसे कैसे, क्यों, कहां, किस लिए। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिखवाया कि जब मैं कहती हूँ कि स्किन में भी एपिथेलियल टिश्यू है, तो वो एपिथेलियल टिश्यू बना है बेटा एक्टोडर्म से। जब मैं कहती हूँ कि आपका जो इंटेस्टाइन है वहां पर भी उसकी लाइनिंग कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू। वो एपिथेलियल टिश्यू बनता है एंडोडर्म से। जब मैं कहती हूँ कि ब्लड वेसल्स के अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है, तो वो बनता है भाई मीजोडर्म से। समझ आ गई बात? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है? लिख लिया सबने? चलिए अब एपिथेलियल टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे बेटा। सेल्स इन epithelial tissue are compactly packed with little intercellular मैट्रिक्स। ये कह रहे हैं बेटा कि जब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेल्स हैं ये आपस में बहुत एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। देख रहे हो, एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए हैं। ये इतने पास आ गए हैं कि भाई सेल के बीच में जो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होना चाहिए था वो बहुत ही कम रह गया है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू की खास बात है कि यहाँ पर जो सेल्स हैं दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लेस इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, विद लेस इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। फिर एक पॉइंट लिखेंगे, ये जो टिश्यू है, ये जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, इट हैज ग्रेट पावर ऑफ रिपेयर
and regeneration. It has great power of repair and regeneration. वो कैसे? देखिए बेटा, आप स्किन का ही एग्जाम्पल ले लो। आपको चलते फिरते कभी आपका कहीं हाथ टच हो गया, कभी कहीं हाथ टच हो गया, हल्का फुल्का कट तो लग ही जाता है, ब्लड भी आता है, बट कुछ ही दिनों के अंदर जो आपको वो चोट लगी थी, जो इंजरी हुई थी, वो ठीक हो जाएगी। मैं कहती हूँ आप एक बड़ी चोट ले लो, ठीक है, आप बहुत तेजी से कहीं पे गिर गए, बहुत ज्यादा चोट लग गई भाई, टाइम लगेगा बट कुछ दिनों में वो भी हील हो जाएगा। चाहे उस पे आप कोई मेडिसिन मत लगाओ बेटा, घर पे तुम कितनी बार तुम्हें चोट लगती है, अच्छी खासी चोट लग जाती है, तुम उस पे कोई मेडिसिन मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, बट कुछ दिनों में वो अपने आप ठीक हो ही जाएगी। तो क्यों? क्योंकि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, इट हैज द ग्रेट पावर ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन। ठीक है, फिर एक और पॉइंट लिखेंगे, एपिथेलियल टिश्यू इज एवेस्क्यूलर। एवेस्क्यूलर का मतलब क्या होता है? एवेस्क्यूलर का मतलब क्या है? नो ब्लड वेसल, और यू कैन से नो ब्लड सप्लाई। अब ये तो मैडम आप गलत कह रहे हो। क्यों भाई? देखो, मैंने तुम्हें एक चीज लिखवाई कि आपकी स्किन के पास बहुत ही बढ़िया पावर है रिपेयर और रीजनरेट करने की, खुद को ठीक करने की, और जहां से स्किन लॉस हुई है वहां पे नई स्किन बन जाने की बढ़िया पावर है रीजनरेट करने की। अगर कोई सेल इतना काम कर रहा है तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बेटा, सेल को आपकी बॉडी में एनर्जी का एक ही सोर्स है भाई, ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है, ठीक है। अब किसी भी सेल को, टिश्यू को ये एनर्जी कैसे मिलती है? उसको साथ में चाहिए ऑक्सीजन, साथ में चाहिए न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है ना बेटा, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, फिर कहीं जाके एनर्जी रिलीज होती है। ये सबको पता है ना बेटा। ग्लूकोज को तोड़ते हैं हम विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। हमारा सेल जो है ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन की मदद से, फिर कहीं जाके एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हमारे बॉडी के सेल यूज करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग काम करने के लिए। अब ये तो बात सिद्ध हो गई कि भाई ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट ग्लूकोज चाहिए, तुम ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज भी चाहिए। कौन लेकर आएगा ऑक्सीजन को? कौन लेकर जाता है? ब्लड वेसल। न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज को कौन लेके जाएगा हर जगह पे? खुद के पैर थोड़ी है उसके, ब्लड लेकर जाएगा। भाई इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं है, इस एपिथेलियल टिश्यू के पास कोई ब्लड वेसल नहीं आ रही, तो ये क्या बात हुई? तो ये कैसे रिपेयर करेगा, कैसे रीजनरेट करेगा? क्योंकि हर काम के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो कैसे होगा सब कुछ अभी समझेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए बेटा, अब ये जो सेल हैं, अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता ये हवा में झूलेंगे, कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ना, बैठेंगे कि नहीं? बिल्कुल बैठेंगे। सो बेटा, इनको बैठने के लिए जो नीचे एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स rests upon basement membrane which is acellular। अब ये और भी खतरनाक बात, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये एसेल्यूलर है, मतलब ये किसी सेल की नहीं बनी। तो ये किस चीज की बनी है ये मैं भी आपको बताऊंगी, बट आपको याद रखना है कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं बेटा, वो किसके ऊपर रेस्ट करते हैं, किसके ऊपर बैठते हैं? दे रेस्ट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की खासियत है कि ये सेल से नहीं बनी होती। ठीक है, नॉर्मली आपको क्या देखने को मिलता है बेटा? ये क्या है? दिस इज एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज एपिथेलियल टिश्यू, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और नीचे की साइड जो टिश्यू होता है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू।
वो क्या होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे आपकी स्किन है ना, स्किन के नीचे भी आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को एक बार माइक्रोस्कोप में देखती हूँ, ठीक है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेटा, इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि अगर ये सेल से नहीं बनी तो ये किस चीज से बनी है और ये कैसी दिखती है। तो इसका थोड़ा एनलार्ज कर देंगे। वैसे तो बहुत ही पतली सी लेयर है, बट इसको हम एनलार्ज करके देखेंगे। तो देखिए, ये थी बेटा आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब मैंने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, जब मैंने इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप में देखा, तो मुझे कुछ ही ऐसी दिखाई दी, ठीक है। साथ साथ में मुझे यहाँ पे इस तरीके से कुछ फाइबर्स भी दिखाई दी, और ऊपर मेरे प्रेजेंट हैं एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो दिस इज द एपिथेलियम, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है बेटा, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो मुझे इतनी बड़ी दिख रही है क्योंकि मैं इसको माइक्रोस्कोप में देख रही हूं। वैसे तो कैसी है ये, ऐसे पतली सी लेयर है, मैंने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो ये मुझे एनलार्ज कर दिया मैंने व्यू, तो मुझे ये ऐसी दिख रही है, ठीक है। नीचे प्रेजेंट है बेटा, नीचे ये प्रेजेंट है, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। चलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं पहले तो हम। जब मैं कहती हूं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जहां पे सेल तो नहीं है सॉरी, तो ये किससे बनी है, तो ये जो ऊपर वाली लेयर है बेटा, ये बनी है म्यूकोपोलीसेक्राइड्स, ठीक है। और ये जो नीचे फाइबर्स हैं, दीज आर द रेटिक्युलर फाइबर्स, ठीक है। एक है म्यूकोपोलीसेक्राइड, एक है रेटिक्युलर फाइबर्स। तो ये जो म्यूकोपोलीसेक्राइड है, इसे बेसिकली हम कह देते हैं बेसल लेमाइना, जहां पे रेटिक्युलर फाइबर है उसे हम कह देते हैं रेटिक्युलर लेमाइना। देखो याद रखना हो ठीक है, नहीं रखना हो कोई बात नहीं, ठीक है। बट आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आखिर किस चीज से बनी है। तो ये मेनली बनी होती है म्यूकोपोलीसेक्राइड से। मैम म्यूकोपोलीसेक्राइड क्या है, पोलीसेक्राइड का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को बेटा आप लंबी लेयर में लगा दो, ग्लाइकोजन बनेगा, है ना, बनेगा ना। वैसे ही आप जब इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हो तो कभी स्टार्च बन जाता है, सेल्यूलोज बन जाता है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, दैट इज म्यूकोपोलीसेक्राइड, ठीक है। अभी आप इस इतना याद रखेंगे, बाकी जब हम बायोमोलिक्यूल्स करेंगे तब वहां पे इसको डिटेल में करेंगे। अभी आप याद रखेंगे म्यूकोपोलीसेक्राइड्स क्या है बेटा, पोलीसेक्राइड, पोलीसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसे म्यूकोपोलीसेक्राइड कहा जाता है, और वही आपकी इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाता है। साथ साथ में आपको कुछ फाइबर्स दिखाई देती हैं जिनका नाम है रेटिकुलर फाइबर्स, जो रेटिकुलिन प्रोटीन, एक टाइप की प्रोटीन है, उससे बनी है। आपको बस याद रखना है फाइबर्स हैं कॉल्ड एज रेटिकुलर फाइबर। जैसे कोलेजन फाइबर होती है, कोलेजन प्रोटीन से बनती है, ऐसे ही रेटिकुलर फाइबर होती है जो रेटिकुलिन प्रोटीन से बनती है, ठीक है। सो ये बेसल लेमाइना, नॉर्मली आपको क्वेश्चन जो मिलेगा, ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन जो मिलता है बेटा कि जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो किस चीज से बनी है, तो मेनली बनी होती है म्यूकोपोलीसेक्राइड से। किससे, म्यूकोपोलीसेक्राइड से। क्या ये बात क्लियर है। चलिए अब देखो ये लेयर बहुत पतली है, ये बेसमेंट मैंने तो आपको माइक्रोस्कोप से हिसाब से बड़ा व्यू दे दिया, बट है तो एक पतली सी लेयर ना, ऊपर से सेल भी नहीं है, ठीक है। और नीचे क्या है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। तो
ये जो आपकी जो ब्लड वेसल है, यहाँ से जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन है बेटा, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफ्यूज होके इन सेल तक पहुंच जाते हैं, वो डिफ्यूज होकर इन सेल तक पहुंच जाते हैं। इन सेल्स को एनर्जी मिल जाती है, एपिथेलियल सेल्स को, और वो इजीली रिपेयर और रीजनरेट कर लेते हैं। क्लियर है? तो आपके एपिथेलियल टिश्यू के खुद के पास ब्लड वेसल नहीं है, तो इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू के पास जो ब्लड वेसल है वहां से ही, उन्हीं ब्लड वेसल से उसे एनर्जी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलते हैं। क्या ये बात क्लियर है हमको? ठीक है, फिर से देखेंगे, हमने क्या बोला कि एपिथेलियल टिश्यू के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर बेटा जितने भी सेल्स हैं दे आर कॉम्पैक्टली पैक, बहुत थोड़ा सा इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स है। इन सेल्स के पास बहुत ही बढ़िया पावर है रिपेयर और रीजनरेट करने की। एवेस्क्यूलर है, एवेस्क्यूलर मतलब जहां ब्लड सप्लाई, खुद की ब्लड सप्लाई ना हो। फिर दिस सेल दे रेस्ट अपॉन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ए सेल्यूलर है, ये बेसिकली बनी होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। हाँ जी, क्या ये बात हमें क्लियर है? क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट, जो आपकी एपिथेलियम है, ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मेनली दो टाइप का होता है। ये एपिथेलियल टिश्यू जो है मेनली हम उसको दो टाइप में क्लासिफाई कर देते हैं। वन इज सिंपल एपिथेलियम, अनदर इज कंपाउंड एपिथेलियम। एक होता है बेटा सिंपल एपिथेलियम, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है। कंपाउंड का मतलब है टू और मोर लेयर ऑफ सेल्स। जैसे कि बना देते हैं हम, इफ दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इसके ऊपर आपको इस टाइप से ये सिंगल लेयर ऑफ सेल दिखाई देगा बेटा, एक ही सेल की लेयर है सिंगल। यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहाँ आपको दिखाई देती हैं मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो बेटा सिंगल लेयर ऑफ सेल ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ आप देख रहे हो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज कंपाउंड, दिस इज सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, ये हमें कहां पर मिलती है? इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। आपकी बॉडी में बेटा ब्लड वेसल की लाइनिंग, कोई भी डक्ट है, कोई भी ट्यूब है, ठीक है, उनकी लाइनिंग कौन बना रहा है? सिंपल एपिथेलियम। कौन बना रहा है बेटा? सिंपल एपिथेलियम। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? क्या ये बात समझ आई है आपको? ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, जैसे कि आपको देखने को मिलती है स्किन के अंदर। आपको पता है बेटा हमारी स्किन जो है वो रिन्यू करती है। आपने देखा है कभी, आप जब ज्यादा धूप में जाते हैं, जब आप ज्यादा धूप में जाते हैं तो क्या होता है, स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है डार्क हो जाता है, टैनिंग हो जाती है ना, और कुछ दिनों बाद धीरे धीरे आपका नॉर्मल स्किन कलर वापस आ जाता है। कैसे होता है? आपकी जो बिल्कुल ऊपर की जो स्किन लेयर है बेटा वो डेड होती है, ठीक है, वो उतरती रहती है। मान लो ये वाली लेयर है, ये ऊपर से लेयर उतर जाएगी, ये नीचे वाली लेयर ऊपर, फिर ये उतर जाएगी, फिर ऊपर, ऐसे नीचे वाली लेयर बनती रहेगी, ऊपर से उतरती रहेगी। तो बेसिकली ये आपको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। स्किन का काम क्या है? आपको प्रोटेक्ट करना। और स्किन में जो एपिथेलियम मिलती है दैट इज द कंपाउंड एपिथेलियम। उसे क्या कहते हैं बेटा? कंपाउंड एपिथेलियम। जबकि आपकी बॉडी में ब्लड वेसल की लाइनिंग, आपकी बॉडी
कैविटी की लाइनिंग, ठीक है, डक्ट्स की लाइनिंग, ट्यूब्स की लाइनिंग, हर चीज किससे बनी है? सिंपल एपिथेलियम से। सो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, बॉडी कैविटी नहीं लिखा, लिखो बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब। बॉडी कैविटी याद आ गया ना, कैविटी अभी समझाई थी, याद आ गया सबको, ठीक है, क्लियर। सो एपिथेलियम जो है वो दो टाइप की होती है, ठीक बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम की। सबसे पहले आप बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम की। जब भी हम किसी भी एपिथेलियल लेयर के आगे सिंपल लगा देंगे, इसका मतलब क्या है? सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल है भाई। सिंपल एपिथेलियम का मतलब एक ही सेल की लेयर है, एक ही सेल की लेयर है। एंड दिस सिंपल एपिथेलियम, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, मेनली इनटू थ्री टाइप्स अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ठीक है। तीन टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप according to structural modification of cells। याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आता है कि सिंपल एपिथेलियम को तुम तीन मेन टाइप में डिवाइड कर रहे हो, किस बेस पे भाई? क्या बेस है तुम्हारा? तो बेस हमारा ये है कि जो भी हम अभी तीन एपिथेलियम, मेन एपिथेलियम के बात करेंगे, उन तीनों के अंदर जो सेल की स्ट्रक्चर है, जो सेल का शेप है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो सिंपल एपिथेलियम इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ देयर सेल्स। एंड दिस थ्री टाइप्स के नाम क्या क्या हैं? वन इज द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, एक है बेटा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरी है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरी है सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे first one is the simple squamous epithelium. Here you can see single layer of flattened cells, single layer of flattened cells with irregular boundary. Single layer of flattened cells with irregular boundary. ये है बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इन सेल्स की बाउंड्री इरेगुलर है, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से गोल नहीं है, इरेगुलर बाउंड्री है। फ्लैटेंड सेल्स हैं, ये तो देखो मैंने अभी थोड़े बड़े बना दिए दिखाने के लिए, वैसे बिल्कुल चपटे सेल्स हैं, ये चपटे चिपके हुए से सेल्स हैं, ऐसे चपटे सेल्स है ना, ठीक है। सो दीज आर द सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्री। इनके लिए कहा जाता है दे गेव पेवमेंट और टेसेलेटेड अपीयरेंस। अब ये क्या है, ये किस चीज की बला है? देखो भाई, पहले तो मैं तुम्हें ये सेल दिखाती हूँ, हाँ है, ये रहे,
पहले तुम इन सेल्स को देखो, देखे, देखिए बेटा, पहले तो आप इन सेल्स को देखिए। इस सेल में आपको क्या दिख रहा है, देखो जरा, इस सेल में हमें क्या दिखता है, इन सेल्स को देखो बेटा। अब तुम ये मत कहना कि मैम ये तो मल्टीपल लेयर होगी, नहीं, ये क्या था, जैसे कि ये है, ये आपको क्या दिख रही है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। ये देखो यहाँ पे अब तुम्हें दिखाई भी देखा, मैंने कुछ नहीं किया, अभी देखो ये कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। ये जो तुम्हें एक ऑरेंज कलर की लेयर दिख रही है, दिस वन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये देखिए, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू, और ऊपर ये वाले जो सेल्स हैं, दीज आर द सिंपल स्क्वेमस सेल्स, ये फ्लैटेंड सेल्स है। इनका इवन न्यूक्लियस भी फ्लैट होता है, देखो कितना चौड़ा सा न्यूक्लियस है ना, फ्लैट न्यूक्लियस। तो अभी तुम्हें एक लेयर दिख रही है, अब आप इसको ऊपर से जाके देखो, ऊपर से जाके ना टॉप व्यू जब देखोगे तो आपको ऐसे फैले हुए सेल दिखेंगे। ये ऐसे नहीं है कि एक के ऊपर एक सेल है, नहीं बेटा, ये इससे इधर वाले सेल है ना, जैसे हाथ के ऊपर, ये हाथ तुम्हारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर सेल रख दो सारे सारे, एक एक लेयर की सेल है, पूरी जगह फैला दो, दिस इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, अब जैसी ये अपीयरेंस है वैसी ही अपीयरेंस हमें दिखाई देती है इनकी। ये पता है आपको क्या है, पता है ये क्या है, बताओ, टाइल्स हैं बेटा। आपकी घर पे जब आप एंटर करते हो, जो वो स्लोप नहीं बनाते, वहां पे ये टाइल्स ऐसी लगी होती है, ठीक है। या फिर जो एक तो सड़क होती है जहाँ पे आपकी सारी गाड़ी गुड़ी चलती हैं, सड़क के साइड में जो पेडिस्ट्रियन पाथवे होता है, जो चलने के लिए पतली सड़क बनी होती है, वहां पे भी इस तरीके से टाइल्स लगा देते हैं। तो ये टाइल्स भी कैसे ऐसे चपटी होती हैं, है ना। तो जैसी ये अपीयरेंस दे रही हैं, वैसी ही आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम भी अपीयरेंस देती है जब आप इसको ऊपर से देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज पेवमेंट। ये क्या होता है बेटा, पेवमेंट, चलने की जगह। टेसेलेटेड क्या है, टेसेलेटेड का मतलब है ये सेल्स की इरेगुलर बाउंड्री तो है, बट ये सेल्स एक दूसरे में फिट कर जाते हैं। जैसे ये टाइल्स हैं बेटा, इन टाइल्स की अगर आप बाउंड्री देखेंगे तो देखिए कितनी ज्यादा इरेगुलर हैं, बट ये एक दूसरे के अंदर प्रॉपरली फिट कर गई हैं। देख रहे हो आप, ये एक दूसरे के अंदर प्रॉपरली फिट कर गई हैं, इसे कहते हैं टेसेलेटेड। जब दो चीज एक दूसरे से में ऐसे फिट हो जाएं, टेसेलेटेड। तो हमारे भी जो सेल हैं, हमारे भी जो बेटा ये सिंपल स्क्वेमस वाले सेल्स हैं, ये इतना नीचे, ठीक है, हमारे भी जो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के सेल्स हैं, उनके इरेगुलर बाउंड्री हैं, फ्लैट सेल्स हैं, तो हमें पेवमेंट अपीयरेंस दे रहे हैं। साथ साथ में एक दूसरे में अच्छे से चिपके हुए, हमें कहते हैं ना कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, तो वो क्या कहते हैं हम, टेसेलेटेड अपीयरेंस, टेसेलेटेड। ठीक है, फंक्शन क्या है इस एपिथेलियम का, ये एपिथेलियम जो है बेटा, ये आपको काम आती है जहां पे डिफ्यूजन होना हो, या जहां पे फिल्ट्रेशन होना हो। जहां आपकी बॉडी में डिफ्यूजन होना हो या जहां फिल्ट्रेशन होना हो, वहां आपको दिखाई देती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो लिख देते हैं लोकेशन, से पहले हम लिख देंगे बेटा लोकेशन। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो डिफ्यूजन कहाँ होता है, बता दो भाई। देखो मैं तुम्हें डायग्राम बनवा देती हूँ, बताना ये मैंने क्या बनाया है। बता दो भाई ये मैंने क्या बनाया है। याद आ रहा है कुछ, भूला बिसरा, बिसरी हुई भूली बिसरी यादों में कुछ तुम्हारे माइंड में क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या बनाया ये मैंने, ये बनाई है मैंने बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मतलब ये है एल्वियोलाई, दिस इज एल्वियोलाई, या आप जिसको कहते हो एयर सैक ऑफ लंग्स। आपकी लंग्स के अंदर एल्वियोलाई हैं बेटा, एंड दीज आर द
ब्लड कैपिलरी। ये क्या है? ब्लड कैपिलरी। पता है ना आपको क्या होता है? यहां से CO2 एल्वियोलाई में जाएगा, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर ये गैसेस को यहाँ पर डिफ्यूज करना है तो ये जो मेम्ब्रेन है एल्वियोलाई की या ब्लड कैपिलरी की बहुत पतली होनी चाहिए बेटा, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन होना है। यहाँ के जो सेल हैं बहुत ऐसे पतले चपटे होने चाहिए, और चपटे सेल किसके होते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के। सो एल्वियोलाई के जो सेल्स हैं बेटा वो कौन से हैं? दीज आर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिमिलरली जो ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी बेटा एक ही लेयर से बनी होती है बस, ठीक है। ब्लड कैपिलरी के भी जो सेल हैं दे आर आल्सो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। बस एपिथेलियम को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। और ब्लड कैपिलरी में जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है उसको एक अलग से नाम दे दिया गया है, दैट इज एंडोथेलियम, दैट इज एंडोथेलियम। हाँ जी, क्या ये बात हमें क्लियर है? क्या ये बात हमें क्लियर है? तो हमारे देखो दो एग्जाम्पल हो गए। क्या? एक तो एपिथेलियम ऑफ द एयर सैक्स या एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई किससे बनी है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। दूसरा जो ब्लड कैपिलरी की भी जो लाइनिंग है वो किससे बनी है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। एक और मैं तुम्हें एग्जांपल दे देती हूँ, वो एग्जांपल हम बार बार यूज करेंगे, तो अलग से एक डायग्राम बना लेते हैं उसका। देखिए, डायग्राम बना, देखो बेटा, सिंपल सी एक चीज समझेंगे, क्या बनाया है मैंने। दिस इज बोमेन कैप्सूल, याद आ गया ना? नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये बोमेन कैप्सूल है। ये है बेटा PCT, फुल फॉर्म आगे लिखवाऊंगी। ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर है दिस इज लूप ऑफ हेनले, और ये ऑरेंज वाली जो है दिस इज DCT, एंड दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट, कुछ भी कह लो, CT लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरी का गुच्छा है। ये क्या है बेटा? ब्लड कैपिलरी का गुच्छा, जिसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या होता है? ब्लड कैपिलरी का गुच्छा। लिखना है, लिख लो साथ में, टफ्ट ऑफ कैपिलरी या ब्लड कैपिलरी का गुच्छा, ठीक है। जब मैंने कह ही दिया कि कैपिलरी है, जब मैंने कह दिया कैपिलरी है, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे कैसे होंगे? सिंपल स्क्वेमस। बोमेन कैप्सूल की जो ये वाली लेयर है, बोमेन कैप्सूल की बेटा जो ये वाली लेयर है, ये भी किससे बनी है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। यहां से क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा, ये फिल्ट्रेट बनेगा, है ना। अब फिल्ट्रेशन हो रहा है, किसी चीज को पास करके नीचे आना है, तो यहाँ पे भी कौन सी मेम्ब्रेन होनी चाहिए? बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन होनी चाहिए, बिल्कुल पतली सी एपिथेलियम होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी चाहे तुम बोमेन कैप्सूल की बात कर लो या इस ब्लड कैपिलरी की बात कर लो, दोनों ही किससे बनी है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से, ठीक है। सो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम वो एपिथेलियम है बेटा जहां पे सेल बिल्कुल ऐसे पिचक के बहुत ही पतली सी लाइन बनाते हैं, ताकि बहुत इजीली वहां से किसी भी चीज का डिफ्यूजन या फिल्टरेशन हो। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। जैसे हम घर पे एक बेसिक सा एग्जांपल लें, मान लो, लड़कियों ने तो किया भी होगा, मान लो आपको घर में ना कोई ऐसे पाउडर है, क्या होते हैं ना, मुल्तानी मिट्टी,
ठीक है। उस मुल्तानी मिट्टी को बेटा आप छानना चाहते हो तो आप एक कपड़ा लो, आपने अभी जो कपड़ा लिया मोटा है, आप उसे इतना छानने की कोशिश करें, ऊपर से जोर लगा रहे हैं, अरे छन जा, नीचे आ ही नहीं रहा, आ रहा है तो बहुत थोड़ा थोड़ा, तो आपकी मम्मी कहती है कि तुम तो बेवकूफ हो, इस कपड़े से छानोगे, तुम्हें पता नहीं है कितना मोटा है ये, जाओ जाकर पतली सा एक दुपट्टा लेकर आओ, पतला सा एक चुन्नी लेकर आओ, है ना। तो तुम एक दुपट्टा लाते हो पतली सी, है ना, उसमें अब वो मिट्टी डालते हो, फिर उसमें से देखो क्या फटाफट से छन कर आएगी। क्यों, ऐसा क्यों हूं? क्योंकि बेटा देखो, जैसे ही मोटा सरफेस हो जाएगा, किसी भी चीज का वहां से पास करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वही पतली चीज हो जाएगी, पतली बाउंड्री होगी, तो जल्दी पास करेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा है, आप जितनी भी सिंपल एपिथेलियम की बात करते हैं, चाहे क्यूबोइडल है, कॉल्यूमनर है या स्क्वेमस है, इन सब से पतला जो है दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ पे सेल्स चपटे हैं, या तो सेल ऐसे गोल गोल होना चाहिए था या ऐसे चिपक गया, है ना, तो चपटा है तो पतला है, तो पतला है तो जल्दी पार करेगा, तो यहाँ से इजीली गैस का डिफ्यूजन होगा, इजीली ब्लड भी फिल्टर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए, विद डायग्राम मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोकेशन क्या लिखेंगे, पहला लिख दीजिए जो अभी हमने लिखा है, क्या क्या लिखा है हमने बताओ, वॉल ऑफ एयर सैक, या आप कह दीजिए एल्वियोलाई ऑफ लंग, वॉल ऑफ एयर सैक, या यूं कहेंगे एल्वियोलाई ऑफ लंग। दूसरा लिखेंगे बेटा वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी, जहां पे इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, क्या कहते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी को क्या कहते हैं, एंडोथेलियम। क्या कहेंगे भाई, एंडोथेलियम। दूसरा कहाँ थी, वोमेन्स कैप्सूल ऑफ किडनी, वोमेन्स कैप्सूल ऑफ किडनी। हाँ जी बेटा, क्या हमें ये बात क्लियर है, बताइए जरा, क्या हमें ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो, सिंपल स्क्वेमस हो गई, नेक्स्ट आप लिखेंगे सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, यहां हमें देखने को मिलती है सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। यहां हमें कैसे सेल्स देखेंगे, देखने को मिलेंगे बेटा, क्यूब लाइक सेल्स। इफ दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो हेयर आर द सेल्स विच आर क्यूब लाइक। क्यूब पता है क्या होता है, क्यूब जैसे घर पे होगा ना, तुम्हें भी आता होगा बनाना, वो जो एक तुम्हारे पास नहीं होता क्यूब बनाते हो जिसमें एक तरफ सारे कलर एक जैसे करने होते हैं, पजल होता है जो, वो क्यूब अपीयरेंस है बेटा। तो वैसे सेल्स हैं, सो उसे हम कहेंगे सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। ये जो एपिथेलियम है इसका फंक्शन क्या है, ये एपिथेलियम हमें किस जगह मिलती है, जहां पे हो रहा हो कोई सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन, ठीक है बेटा। इस तरीके के सेल आपको मिलेंगे जहां पर जरूरत है सिक्रीशन की, किसी चीज के सिक्रीट होने की या किसी चीज के एब्जॉर्ब होने की। लोकेशन लिखेंगे कहाँ मिल रहे हैं हमें, तो लोकेशन में आप लिखेंगे फर्स्ट वन इज दी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स होती है ना, छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं आपकी बॉडी में, उन सब की डक्ट्स के अंदर, मान लो बेटा ये ग्लैंड है, ठीक है, ये इसकी डक्ट है, ठीक है। तो डक्ट पे जो सेल्स हैं, जो एपिथेलियम है, दैट इज द सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। कौन सी है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। कहाँ मिल रही है हमें, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। दूसरा लिखेंगे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जो आपकी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो ट्यूब्स हैं बेटा, नेफ्रॉन की ट्यूब
याद आ रहा है कुछ? नेफ्रॉन की ट्यूब, देखो अभी तो डायग्राम बनवाया तुम्हें मैंने, कहाँ गया मेरा बेटा? ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, हमने क्या बनाया है? नेफ्रॉन ऑफ किडनी, लिख लो, ठीक है। अब देखो कॉमन कैप्सूल के बाद आपको ये सारी ट्यूब दिख रही है कि नहीं? दिख रही है। इस सारी ट्यूब्स के अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, जो सेल्स हैं वो किस चीज के बने हैं बेटा? वो कौन सी एपिथेलियम है? दिस इज सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। लूप ऑफ हैनले, डीसीटी, सब में कौन से सेल्स हैं? इन डक्ट्स को कौन से सेल लाइन कर रहे हैं? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। कौन सी है भाई? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। फिर आप लिखेंगे बेटा थर्ड, ओवरी एंड टेस्टिस। टेस्टिस में बेसिकली सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और यहां पर जब ये प्रेजेंट होती है तब इसे कहा जाता है टर्मिनल एपिथेलियम। देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, अभी आप एनसीईआरटी में देखेंगे आपको नहीं दिखेगा। ओवरी और टेस्टिस वाला जो मैंने पॉइंट लिखवाया है ये अभी आपको नहीं दिखेगा बेटा, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो थोड़ा सा अगर तुम्हें याद हो तो जब तुम टेस्टिस का डायग्राम बनाते हो, टेस्टिस में सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हो बेटा, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हो कि नहीं? ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, बीच बीच में थोड़े लंबे सेल बना दो, इन लंबे सेल्स को एक बार छोड़ो। ये वाले जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं ये कैसे हैं? दीज आर सिंपल क्यूबोइडल सेल्स, और इन्हीं के अंदर क्या होती है? मियोसिस होती है, और क्या बन जाते हैं बेटा? स्पर्म्स बन जाते हैं, मतलब यहां से होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इन सेल्स को एक नाम दिया गया है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। सो याद रखेंगे टेस्टिस के अंदर बेसिकली जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं टेस्टिस में, वहां पर भी प्रेजेंट है सिंपल क्यूबोइडल सेल्स जिनके अंदर मियोसिस होती है और स्पर्म बनते हैं। वैसे ही फीमेल की ओवरी में भी प्रेजेंट है। तो जब ओवरी और टेस्टिस में ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, इसे कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल, जर्म वर्ड कहाँ से आता है? जर्म वर्ड हम वहां यूज करते हैं जहां पर सेल बार बार डिवाइड कर सकते हैं। और आपको पता है बेटा, खासकर तुम टेस्टिस की बात करो तो अगर मेल में एक बार स्पर्म बनना शुरू होते हैं प्यूबर्टी पर, तो जब तक उसकी डेथ नहीं होती, टिल डेथ में स्पर्म बनते ही रहते हैं, मतलब ये सेल डिवाइड करते ही रहते हैं। और ये जो सेल डिवाइड कर कर स्पर्म बना रहे हैं या फीमेल में एग बनाते हैं, ये सेल कैसे टाइप के हैं भाई? दे आर सिंपल क्यूबोइडल सेल्स, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है, ठीक है। सो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम का एग्जांपल याद रखेंगे, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ओवरी एंड टेस्टिस, जहां पे इसको जर्मिनल एपिथेलियम कह दिया जाता है। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है? एक और बात, आपके एनसीईआरटी में जो ये एग्जाम्पल लिखे हैं जस्ट आपको यही याद रखने हैं बेटा, क्योंकि हमारी बॉडी तो इतनी वास्ट है, हर जगह का अगर आप एपिथेलियम याद रखने रखो तो अल्टीमेटली आपको कुछ याद नहीं रहेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और आपको जो है एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ज्यादा फालतू का ज्ञान अपने अंदर अभी नहीं लेंगे। अभी हमारा पर्पस है सिर्फ पेपर क्लियर करना, और पेपर क्लियर होगा इन एग्जाम्पल से, तो यही याद रखेंगे आप, ठीक है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, ठीक है। चलो एक और बात बताती हूँ मैं तुमको। मान लीजिए क्यूबोइडल सेल है, हम ये वाला जो पीछे हमने क्यूबोइडल सेल बनाया था इसी को बनाते हैं। ये बेटा आपका एक क्यूबोइडल सेल था। इस क्यूबोइडल सेल के अपर वाले पार्ट पर मैं इस तरीके से ये प्रोजेक्शन बना देती हूँ, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शंस मैंने बनाई हैं, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दीज आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें कहा जाता है
माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें कहा जाता है बेटा माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई क्या काम करते हैं? दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, दे इंक्रीजेस सरफेस एरिया, किस लिए? फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। और ये जो मैंने सेल बनाया है, दिस इज द क्यूबॉइडल सेल विद माइक्रोविलाई। और इसका बेस्ट एग्जांपल, इस टाइप के सेल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज PCT ऑफ नेफ्रॉन, दैट इज PCT ऑफ नेफ्रॉन। कहाँ गया? डायग्राम बनाया था बेटा। ये जो PCT है, यहाँ के जो सेल्स हैं, यहाँ पर कैसी होती है एपिथेलियम? क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। अब इसका एग्जांपल अगर मैं तुम्हें समझाऊं डे टू डे लाइफ, स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसा होता है बेटा? इस तरीके का स्प्रिंग है। एक तो तुम्हारे पास ये स्प्रिंग है, एक तुम्हारे पास एक इतनी ही लंबी वायर है, एक इतनी ही लंबी वायर है बेटा। एक ये स्प्रिंग है और एक इतनी ही लंबी वायर है। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ इस स्प्रिंग में से और इस वायर में से कौन लंबा है, तो तुम क्या कहोगे? देखने में तो दोनों सेम दिख रही है ना, कोई भी लंबा नहीं है, दोनों की सेम लेंथ है। क्या मैं सही कह रही हूं? नहीं, मैं गलत कह रही हूं। स्प्रिंग को बेटा खींच के लंबा कर दो, सीधा कर दो। स्प्रिंग को, ये जो छोटा स्प्रिंग था, इसको खींच के सीधा लंबा कर दो। हमारे पास पेन होते हैं ना, ऊपर से ऐसे ऐसे होने वाले, टक 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 टक, उनके अंदर स्प्रिंग होता है। निकाल के देखना, खींच लेना उसको। पेन तो खराब होएगा बट खींच लेना, जब रिफिल खत्म हो जाए ना तब करना, है ना? तो खींच लेना। खींचोगे तो वायर लंबी होएगी भाई, होएगी कि नहीं? मतलब किसका लेंथ लंबी थी? स्प्रिंग की। तो अब ऑफ कोर्स अगर इसकी लेंथ लंबी थी, है ना, एक आपके पास इतनी इंटेस्टाइन है, एक आपके पास इतनी इंटेस्टाइन है, कहाँ पे खाना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा भाई? यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है तो यही होगा ना, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर जो आपका जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। इसीलिए हमने क्या किया है, हमारी बॉडी ने क्या मॉडिफिकेशन की है कि जो हमारी ये PCT है, यहाँ पर जो सेल्स हैं वो इस टाइप के बना दिए। अब जब आप इस विलाई को खींचोगे तो ऑफ कोर्स ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्लियर है? तो बेटा आपकी जो नेफ्रॉन होती है ना, नेफ्रॉन की जो PCT होती है, वहां पर बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, इसीलिए वहां की एपिथेलियम कैसी होती है? इट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई, विद माइक्रोविलाई। हाँ जी, क्या ये बात हमें क्लियर है? क्या ये बात हमें क्लियर है? बता दो फटाफट से। क्लियर सभी को? क्लियर है? चलो देखो, ये तो मैंने तुम्हें क्या बताई है? माइक्रोविलाई। ये तो मैंने तुम्हें क्या बताई है बेटा? माइक्रोविलाई बताई है। एक आपका होता है सीलिया, एक होता है सीलिया। क्या सभी को माइक्रोविलाई और सीलिया के अंदर डिफरेंस क्लियर है? क्या सभी को बेटा माइक्रोविलाई और सीलिया में डिफरेंस क्लियर है कि नहीं? फटाफट से बताओ, फटाफट से बोल दो भाई, है कि नहीं क्लियर डिफरेंस? नहीं है क्लियर? चलो कोई बात नहीं, मैं क्लियर करूंगी। देखो, मान लो कि ये तुम्हारा एक सेल है, ये सेल है बेटा। इस सेल में आपको पता है ना, आपके सेल के अंदर सबने सेल स्ट्रक्चर किया हुआ है। सेल में बेसल ग्रैन्यूल्स होते हैं। इन बेसल ग्रैन्यूल से बेटा इस तरीके की कुछ प्रोजेक्शंस निकलती हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं, जिन्हें कहा जाता है सीलिया, जिन्हें कहा जाता है सीलिया। ठीक है, तो आप दोनों में डिफरेंस देखिए। माइक्रोविलाई क्या है? सेल मेम्ब्रेन की ही मॉडिफिकेशन है।
सेल मेम्ब्रेन बेटा मॉडिफाई हो गई है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई नहीं हुई। यहाँ पे जो ये फिंगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं वो सेल के अंदर से निकले हैं, इन्हें कहा जाता है सीलिया। और ये सीलिया बेटा या तो सारे ऐसे मूव करेंगे एक डायरेक्शन में, या ऐसे मूव करते हैं, या सबके सब ऐसे जाते हैं, या सबके सब ऐसे जाते हैं। सो दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शन दे मूव इन सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे पॉइंट लिख दो चाहे। सीलिया क्या है? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, मूव्स इन सिंगल डायरेक्शन। सिंगल डायरेक्शन का मतलब है या तो सारे ऐसे या तो सारे ऐसे। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो एक लास्ट एपिथेलियम कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को रैप अप करेंगे, फटाफट से रिवाइज कर देंगे। ठीक है, लास्ट एपिथेलियम लिख लो बेटा, दैट इज सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो आपकी 3 बेसिक एपिथेलियम हो जाएंगी, इसी है ये भी। यहां पर आपके प्रेजेंट है सिंगल लेयर ऑफ लॉन्ग टॉल स्लेंडर सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स विद बेसल न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या है? देखो, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ये प्रेजेंट है बेटा सेल्स, दीज आर द सेल्स। और आप देखेंगे ये सेल्स लंबे लंबे पतले पतले हैं, लंबे लंबे पतले पतले। और इन सेल्स की खास बात है, इनका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल नीचे बेस की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, जब भी आप एक सेल की बात करते हो ना, तो सेल का ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? एपेक्स होता है। और वो पार्ट जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है बेटा, उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ है? सारी बेस पे है। सो दीज आर द बेसल न्यूक्लियाई। दीज आर द बेसल न्यूक्लियाई। आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है ये गलत दिया हुआ है, मतलब इसमें न्यूक्लियाई ऊपर नीचे कहीं पे भी दिखा दिए, बट कॉल्यूमनर एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स हैं इनकी न्यूक्लियाई इनके बेस पर होती है। जब भी हम सेल की बात करते हैं तो सेल का वो पार्ट जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ है उसको बेस कहेंगे, ऊपर वाला फ्री पार्ट जो है वो एपेक्स होता है। अब इस एपेक्स पे हो सकता है सीलिया हो सकता है माइक्रोविलाई हो। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट लिख भी दो चाहे, माइक्रोविलाई मे बी प्रेजेंट। माइक्रोविलाई हो सकता है कि प्रेजेंट हो, माइक्रोविलाई मे बी प्रेजेंट। ठीक है, और बल्कि कहां पर? फ्री सरफेस, प्रेजेंट एट फ्री सरफेस। फ्री सरफेस आपको समझ आ रहा है कौन सा है? ऊपर वाला ही तो है फ्री सरफेस, नीचे फ्री थोड़ी है, नीचे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऊपर वाला क्या? फ्री है। तो फ्री सरफेस पे बेटा हो सकता है कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो। फंक्शन क्या है? सेम एज दैट ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फंक्शन इसका भी होगा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, दोनों के फंक्शन सेम है। लोकेशन की बात करेंगे, कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, लोकेशन की बात करते हैं। सो लोकेशन ये प्रेजेंट है, इट फॉर्म्स द लाइनिंग, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड intestine. It forms the lining of stomach and intestine. ठीक है, क्लियर है? देखिए, हमने अभी इसको फटाफट से एक क्विक सा रिवीजन देंगे। हमने 3 टाइप की एपिथेलियम की, जहां पर तुमने ये एपिथेलियम लिखी है, काम करो, सबसे पहले आप आ जाओ इधर। हम कर रहे हैं बेटा एपिथेलियल टिश्यू की बात। जब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू भाई 2 टाइप का है, एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कंपाउंड। सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर ऑफ सेल, कंपाउंड का मतलब है
दो या दो से ज्यादा लेयर ऑफ सेल, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ सेल का मतलब है ये कहीं ना कहीं पे लाइनिंग बना रही है, ठीक है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, कोई भी डक्ट, कोई भी ट्यूब या बॉडी कैविटी। कंपाउंड जहां पे दो से ज्यादा लेयर हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे कि स्किन है। हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियम, मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल को। ये सिंपल एपिथेलियम भी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ स्ट्रक्चर तीन टाइप की हो सकती है, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोल्यूमनर। स्क्वेमस का मतलब क्या था बेटा? स्क्वेमस का मतलब था वो एपिथेलियम जहां पे सेल्स जो हैं फ्लैटेंड है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है, चपटे सेल हैं, ठीक है। चपटे सेल है मतलब बिल्कुल पतली सी ये लेयर ऑफ सेल बनाएगा। पतली लेयर हमें किस चीज में काम आएगी? डिफ्यूजन ऑफ गैस या ब्लड को फिल्टर करने में। मतलब ये प्रेजेंट है एल्वियोलाई के अंदर, ब्लड कैपिलरी की लाइनिंग के अंदर, साथ में आपके बोमेन कैप्सूल किडनी के अंदर जहां फिल्ट्रेशन होनी है, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल जहां पर क्यूब लाइक सेल्स हैं, ये इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का। कहाँ प्रेजेंट है बेटा? जो ग्लैंड्स होती है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है, छोटी छोटी सलाइवरी ग्लैंड, बड़ी नहीं, छोटी वाली, ठीक है। जो ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट्स में, जो ट्यूब्स हैं जैसे कि नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है, मतलब पीसीटी, डीसीटी, लूपोफेनले, वहां पर कौन सी एपिथेलियम है? सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है। साथ साथ में ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, हो सकता है इनके सरफेस पे ऐसे फिंगर लाइक, यूं इस तरीके की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है माइक्रोविलाई, और ये माइक्रोविलाई का काम है दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो क्यूबॉइडल सेल विद द माइक्रोविलाई, एग्जाम्पल क्या है बेटा? एक एग्जाम्पल याद रखोगे, सिंपल पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, ठीक है। चलिए सिंपल कॉल्यूमनर की बात कर लेते हैं। ट्यूब लाइक सेल मतलब कॉल्यूमनर मतलब लॉन्ग एंड स्लेंडर, लंबे लंबे पतले पतले सेल्स जिनका न्यूक्लियस बेस पे प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। हो सकता है इनके भी फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई हो। कहाँ मिलते हैं आपको? ये मिलते हैं बेटा आपको स्टमक और इंटेस्टाइन। तो आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में कौन सी एपिथेलियम है? ये सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम है। आपकी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में कौन सी एपिथेलियम है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। आपकी एल्वियोलाई, आपकी ब्लड कैपिलरी, आपके बोमेन कैप्सूल में कौन सी एपिथेलियम है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। अभी इसमें हमारी रहती है सिलिएटेड एपिथेलियम, साथ साथ में मैं आपको एक स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी करवाऊंगी, ठीक है। फिर हम इसमें करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, देन कंपाउंड एपिथेलियम एंड जंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में ये एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा, साथ में हम स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। अब इससे रिलेटेड बेटा देखो, अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊं तो कुछ मजे वाली बात है नहीं। सबसे पहले हम एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग मार देते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो वैसे जो मेरे नोट्स हैं में मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी में कुछ भी ऐसी चीज होगी जो मेरे नोट्स में ना हो, ठीक है। इन केस कुछ होगी तो हम ऐड कर लेंगे, बट नहीं होती है नॉर्मली। एपिथेलियल टिश्यू बेटा जिसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं? एपिथेलियम या एपिथेलिया कह देते हैं, ठीक है। इट हैज अ फ्री सरफेस व्हिच फेसेस आइदर द बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट, सो इट इज अ कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू। कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स हैं, लिटर इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स है, ठीक है। टू टाइप की एपिथेलियम होता है, सिंपल एपिथेलियम होता है और कंपाउंड एपिथेलियम होता है। सिंपल एपिथेलियम का मतलब है सिंगल लेयर ऑफ सेल, और जिसका फंक्शन क्या है? इट फॉर्म्स द लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब क्या है? टू और मोर सेल लेयर, प्रोटेक्टिव फंक्शन है जैसे कि स्किन, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम तीन टाइप की है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करें तो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल हैं जिनकी इरेगुलर बाउंड्री है। ये क्या बनाता है? वॉल ऑफ ब्लड वेसल, एयर सैक ऑफ लंग, और फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन का, ठीक है। चलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल है। कहाँ मिलती है? डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। फंक्शन क्या है? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का।
फिर जो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहां पर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती हैं क्यूबोइडल सेल्स, ठीक है। फिर आती है बेटा कोल्यूमिनर सेल। कोल्यूमिनर सेल इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल स्लेंडर सेल, न्यूक्लियाई इज लोकेटेड एट द बेस, फ्री सरफेस पे हो सकता है माइक्रोविलाई हो। कहाँ मिलती है? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, एंड दे हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ तक हमने कर लिया, सिलिएटेड वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक। इसके अलावा ये एक डायग्राम आपकी बुक में दिया है ये है बेटा फ्लैटेंड सेल, मतलब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, दीज आर क्यूब लाइक सेल, क्यूबोइडल एपिथेलियम, दीज आर लॉन्ग स्लेंडर सेल, मतलब सिंपल कॉलमनर, बट यहाँ पे न्यूक्लियस ऊपर नीचे दिखा दिया गया, दैट इज रॉन्ग। ये है बेटा कॉलमनर एपिथेलियम विद सीलिया, ये ऊपर क्या है? सीलिया, ये भी हमने नहीं किया है, ठीक। चलिए चलिए, एक ये क्वेश्चन है बेटा जो आप होमवर्क में करेंगे, एक क्वेश्चन आप ये होमवर्क में करेंगे, आपके होमवर्क क्वेश्चन है, खुद से करके देखोगे तभी कुछ समझ आएगा। चलो ये क्वेश्चन भी एक बार कर लेना, वैसे हमने सिलिएटेड किया नहीं है, बट फिर भी आपसे हमने कॉलमनर, स्क्वेमस और क्यूबॉइडल तो कर लिया ना, उसी हिसाब से आपसे हो जाएगा। सिलिएटेड तो ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और आपको जो ये मैंने क्वेश्चंस दिए हैं यही आपको करनी है अभी। अभी आप DPP 1 जो आपको दी गई होगी, जो अपलोड होगी, वो मत करना, और अगर करना भी चाहो तो बस वही क्वेश्चन करना तो मैंने अभी आपको कराए, उसमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है बेटा। एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो सिलिएटेड एपिथेलियम पे या ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे हो, तो हमने नहीं किया, तो आपसे वो नहीं होंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ आज के लेक्चर के बाद क्वेश्चंस मत करिएगा। कल हमारा लेक्चर हो जाए पूरा तो जितना भी आपके एपिथेलियल टिश्यू पे आपको DPP मिलेगी वो सारी कर लेना, 2 DPP आएंगे एपिथेलियल पे, वो दोनों कर लेना, ठीक है, ठीक है। आई होप कि सबको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। सबसे पहले आज मैंने आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दी, थोड़ा भाषण हो गया, नॉर्मली मैं इतना भाषण नहीं देती हूँ। मेरा मानना ये है जो टाइम है, टाइम इज वेरी प्रीशियस, जितना आप उसको यूटिलाइज करेंगे अच्छे से वो बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आज चैप्टर में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन करवाया था बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं समझ आता ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में क्या फ़र्क है। क्या आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज रह रहे हैं। अच्छा मैम 4 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हैं तो हर अलग अलग जगह प्रेजेंट होंगे ना, एक ही ऑर्गन में क्या चारों मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया बेटा, स्टमक, स्टमक में चारों एपिथेलियल टिश्यू हैं, ठीक है, चारों टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, मस्कुलर भी है, न्यूरल भी है, ठीक है। फिर ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि भाई टिश्यू क्या होता है बेसिकली, ठीक है, डिफरेंट टाइप के कौन से बॉडी टिश्यू है हमारे अंदर, और एपिथेलियल टिश्यू मेन पार्ट हमने स्टार्ट किया है। और मैंने कोशिश की है कि मैं NCERT का आपको हर एक एक लाइन बताऊं, ठीक है। मैंने आपको रीड भी करवा दिए, हम रीड कोशिश करेंगे कि हम रीड कर लें NCERT साथ साथ में, ताकि आपका एक जो थोड़ा फोबिया होता है ना वो दूर हो जाए, और मेरे साथ साथ आपकी भी NCERT कवर हो जाए। वैसे तो हम पढ़ते नहीं है NCERT, है ना। तो आई होप बेटा कि सबको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। और बहुत सारा प्यार मैम को देते रहना कमेंट सेक्शन में, ताकि जब मैं आप क्या होता है ना, जब रिकॉर्डेड लेक्चर होता है बेटा तो हम आपसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, जब मैं आपके कमेंट्स देखूंगी, आपने बहुत प्यारा प्यारा जो मैम के लिए लिखा होगा, ठीक है, तो वो कमेंट्स देखेंगे, वहां से मुझे कुछ कुछ पता चलेगा, आपके आपके नेम्स पता चलेंगे, ठीक है। और एक काम करेंगे हम, जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा तो उस चैप्टर के खत्म होने के बाद बेटा एक क्वेश्चन सीरीज ले लेंगे, ठीक है, MCQ सीरीज, जो मैं लाइव ले लूंगी आपकी, ठीक है। लाइव समझ गए ना आप, लाइव लेक्चर जैसे होते हैं ऐप पर लाइव, वैसे ले लूंगी ताकि हमारी थोड़ी इंटरेक्शन बढ़ जाए और आप पढ़ भी लो साथ साथ में, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जितना मैंने आज करवाया प्लीज इसको रिवाइज करके आना अच्छे से। चलिए ठीक है, ओके बाय, लव यू।